अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्राइसेस के ऊपर है और अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि सोलर की अवेलेबिलिटी क्या चल रही है। फवाद, आजकल जो अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो गई है एकदम, उसकी क्या रीज़न है? मेनली डॉलर जो नीचे आ रहा है। देखिए, सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स की एक शॉर्टेज फेस कर रहा है पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसकी वजह बड़ी क्लियर सी है। एक तो इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी है कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया हुआ है। सोलर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे। ऑल्टरनेटिवली और बहुत से प्रोडक्ट्स भी हैं जो इंपोर्ट नहीं हो रहे, जिस पर बैन लगा हुआ है। ठीक है। डायरेक्टली बैन नहीं लगा हुआ, बट नॉनदलेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पोर्ट पे भी खड़े हुए हैं और वो फिर भी क्लियर नहीं होने दे रहे। तो उसी कैटेगरी में सोलर पैनल्स भी आ गए हैं। सोलर पैनल्स को भी इंपोर्ट नहीं होने दिया जा रहा और सोलर इन्वर्टर्स को भी इंपोर्ट नहीं होने दिया जा रहा, बी इट फॉर वट एवर रीज़न। उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो भी स्टॉक आपको भी अवेलेबल है वो पाकिस्तानी मार्केट में पुराना स्टॉक है, जिसका मतलब है 3, 4, 5 महीने पुराना स्टॉक जब इंपोर्ट हुआ था तो भी आपको वही स्टॉक मिल रहा है, उसी के प्रोडक्ट्स हैं वो जो अवेलेबल हैं। तो अब इसमें 2-3 बातें हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि पुराना स्टॉक क्या सफिशिएंट क्वांटिटी में था जिसकी वजह से प्राइस में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए थी, या फिर पुराना स्टॉक इतनी क्वांटिटी में नहीं था कि उसकी डिमांड पाकिस्तान में भी इतनी है कि वो स्टॉक सारा ख़त्म हो गया और फिर बिल्कुल आखिर के चंद एक आइटम रह गए हों। तो इस पर अगर क्लियरली बात करें तो वो यही है कि कुछ आइटम्स की क्वांटिटी तो लाजमी बात है कम ही थी। उसमें कुछ सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी होती है उनकी, क्योंकि उनकी डिमांड भी कम होती है तो कोई भी स्टॉक उसका मैसिव क्वांटिटीज़ में अपना होल्ड नहीं करता। जिस आइटम की कटिंग ज़्यादा होती है, जिस आइटम की सेल ज़्यादा होती है, जिस आइटम की डिमांड ज़्यादा होती है, उस आइटम की क्वांटिटी हमेशा स्टॉकिंग उसकी मैसिव क्वांटिटी में कर ली जाती है, क्योंकि पता होता है कि इसकी क्वांटिटी की डिमांड है, ये सेल हो जाएगा, स्टॉक नहीं फंसेगा, तो इसमें हमारा जो पैसा है जो अमाउंट है ब्लॉक नहीं होगा। बट सोलर पैनल्स की हद तक अगर बात करें तो सोलर पैनल्स की क्वांटिटी अभी भी पाकिस्तान में अच्छी खासी अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर्स तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बट इम्पोर्टर्स मौजूद हैं। तो हुआ ये है कि मौका देखकर बहुत से लोगों ने प्राइसिंग को बढ़ाया है अपने एंड पे। अच्छा, उस बढ़ाने की वजह भी ये है कि वो जो इंक्रीमेंट होता है प्राइस में वो अगर सस्टेनेबल हो ही तो आप प्राइस को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। आप अपने एंड पे ट्राई तो करते हैं कि प्राइस को हम 60 रुपीज़ से 70 रुपीज़ कर दें अगर मार्केट में डिमांड है और इंपोर्ट बंद हो गई और डॉलर का भी रेट बढ़ा है। बट अगर आगे से डिमांड ना हो, सप्लाई आपके पास अवेलेबल हो बट कस्टमर के एंड पे डिमांड ना हो 70 रुपीज़ पर वॉट पे, तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता। तो मार्केट फोर्सेस हैं, ऑटोमेटिकली आपकी वो 70 रुपीज़ की जो प्राइस है वो अनसस्टेनेबल बन जाती है। इंपोर्टर या जो भी प्राइस को सेट कर रहा है, ओपन मार्केट है। एक और मज़े की बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है ओपन मार्केट में चल रहा है, इसकी जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो अब एट दिस पॉइंट इन टाइम तो इंपोर्ट की कोई कॉस्ट नहीं है ना। इंपोर्ट की कॉस्ट तो वो है जो 4 महीने पहले जब इंपोर्ट आपने किया था तब की प्राइस थी। तो अभी जो इसकी प्राइस सेट हो रही है वो ओपन मार्केट फोर्सेस की वजह से हुई है। उसमें सप्लाई लिमिटेड है, ये बात जेन्युइन है, बट इसमें सेकंड फैक्टर जो आता है वो डिमांड का आता है। डिमांड अभी भी पाकिस्तानी मार्केट में सोलर पैनल्स की है बट एट अ नॉर्मल प्राइस है, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस नहीं है कि अगर आप 100 रुपये पर वॉट पर बेचना चाहें तो भी बिक जाए, ऐसा नहीं है। अगेन तीसरी बात यह है कि महंगाई, इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में काफ़ी है। अब स्टेबिलिटी अभी आती है मार्केट में जब सप्लाई भी नहीं आ रही हो, डिमांड भी आगे कांस्टेंट हो, प्राइसिंग भी नॉर्मल हो और लोग अफोर्ड भी कर सकें और लोग चीज़ को परचेज़ भी कर सकें। ये बेनिफिशियल आइटम है, लोगों को लगवाने से फ़ायदा होता है, ये लग्जरी आइटम नहीं है। अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल आता है तो आप सोलर सिस्टम लगवा के उस बिल को मार्जिनली रिड्यूस भी कर सकते हैं और ऑल टुगेदर ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये एक नेसेसिटी आइटम है, बट क्योंकि प्राइसिंग इसकी आउट ऑफ द हैंड चली गई स्पेकुलेटर्स की वजह से, जिन्होंने कोशिश करी कि हम 60 रुपीज़ का जो हमने पैनल ख़रीदा हुआ था उसको हम 85, 90, 95 तक जाएं। आप बात करें लोगों से, वो कहते हैं कि बस 100 रुपये जा रहा है, अभी देखो आप सब्र करो ज़रा थोड़ी देर, स्टॉक को होल्ड करो अपने पास, 100 रुपये लेके जाते हैं इसको। तो वो गलत प्रैक्टिस है। उसका जो फॉल बैक है वो उन्हीं के ऊपर आ रहा है, वो किसी और के ऊपर नहीं आ रहा। 100 रुपये का पैनल कोई ख़रीदने को राज़ी नहीं है, और अगर कोई राज़ी भी हो तो नॉनदलेस वो बिक ही नहीं रहा। नोबडी इज़ विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस। तो जब उस पर ट्रेड नहीं हो रही सफिशेंट क्वांटिटीज़ में, सब्सटेंशियल नंबर्स में, तो फिर वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं रहता। आप प्राइसेस को अपनी एंड पे इतना नहीं बढ़ा सकते कि वो चीज़ बिकना ही रुक जाए। तो मार्केट एडजस्ट कर रही है, मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज़ कर रही है। अब स्टॉक की जो भी अवेलेबिलिटी है पाकिस्तानी मार्केट में, उसी की बेस पे काम होएगा ना। ऐसा तो अभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास इन्वर्टर्स ख़त्म हो गए, सोलर पैनल्स ख़त्म हो गए हो और हम बोले कि हम अगले 6 महीने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट की जो डिमांड है सोलर पैनल्स की वो भी ख़त्म हो गई और आप बोले कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अभी हुआ ये है कि मार्केट की इनस्टेबिलिटी की वजह से सोलर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बहुत हाई करी थी इंपोर्टर्स ने।
वो अब दोबारा से स्टेबलाइज़ कर रही है, फॉल बैक कर रही है, बाउंस कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। उसकी वजह से प्राइसेस अभी स्टेबलाइज होंगी, प्राइसेस नीचे आएंगी, कंज्यूमर को दोबारा बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिवाइज हो जाएगा कंज्यूमर कि वो प्राइस को दोबारा से अपने उसमें बजट में लाकर उस प्राइस में परचेज़ करें, क्योंकि अगेन आइटम बेनिफिशियल है। आइटम लग्जरी आइटम में नहीं आता कि जो बंदा सोचे कि चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे। अभी भी एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कि इलेक्ट्रिक के रेट्स हैं, वापडा के रेट्स हैं, वो एक्सपोनेंशियली हाई हुए हैं। बिजली के बिल भी ऐसे आए हैं कि तबीयत साफ़ हो गई है लोगों की, बिला वजह भी आए हैं, जेनविनली भी आए हैं, टैरिफ भी बढ़ाए हैं, टैक्सेस भी बढ़ाए हैं। तो उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गए। एट द एंड ऑफ द डे हुआ यह है कि कंज्यूमर के इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। उस एक्सपेंस को कम करने का एक ही तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप अपने एंड पे अपनी कंजम्पशन को कम कर दें, बट कंजम्पशन कम करने का भी एक लोअर थ्रेशोल्ड है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते। तो फिर सेकंड ऑप्शन यही आता है कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं जो कि आपको भी बिजली दे, अपनी प्रोड्यूस सेल्फ जनरेशन करके, प्लस आप बैटरी बैंक्स लगवाएं। थर्डली आप ग्रिड को भी सेल करके उसमें से कवर कर सकते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम निकाली है कि 10,000 अर्जेंट बेसिस पे हमने 10,000 मेगावाट अर्जेंट बेसिस पे हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, तो उसकी क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखें, 10,000 सिस्टम्स तो इंस्टॉल हो जाएंगे। 10,000 मेगावाट, सॉरी 10,000 मेगावाट्स जो है, 10,000 मेगावाट इज़ अ वेरी गुड नंबर। पाकिस्तान की जो अभी टोटल जनरेशन अभी हो रही है वो रफली 22,000 प्लस समथिंग हो रही है, और जो पाकिस्तान की डिमांड है वो 26 से 28,000 बिल्कुल 30,000 से थोड़ा सा कम की डिमांड है। उसको अगर हम फोरकास्ट करें इन द कमिंग ईयर्स तो वो 40,000 50,000 तक भी चली जाएगी इन द कमिंग डेकेड। तो जो पाकिस्तान की डिमांड है वो तो बहुत एक्सपोनेंशियली राइज़ कर रही है। उसमें बड़े मेजर से फैक्टर्स हैं, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, उसमें इंडस्ट्री का भी एक स्कोप दिखता है कि कोई ना कोई इंडस्ट्री तो यहाँ लगेगी ही। बट 10,000 मेगावाट्स को अचीव करने के लिए सिर्फ पॉलिसी को आप इनिशिएट नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये बयान नहीं दे सकते कि हमें 10,000 मेगावाट लगाने हैं। आपको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको उसको इंसेंटिवाइज़ इस तरह करना पड़ेगा कि आपको सीधी सी बात है, इसमें टैक्स रिबेट देना पड़ेगा। पहली बात है कि इसमें टैक्स वेव करना पड़ेगा। अभी सोलर पैनल्स तो उस पर तो टैक्स नहीं है, जो GST लग रहा था वो तो वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने, बट सोलर इन्वर्टर्स पे तो 17% GST अभी भी अवेलेबल है, अभी भी लग रहा है। एडिशनली आपको सोलर रिबेट भी देना पड़ेगा अपने एंड पे, जो भी थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहें, नॉनदलेस कोई इशू नहीं है। आपको एक मेजर काम फिर भी करना पड़ेगा कि डॉलर को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि डॉलर अगर 180 रुपये का है तो वो 180 रुपये पे ही रुका रहे फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना वो डिसहार्ट होता है। फ़र्ज़ करें मैंने आपने आज सोलर सिस्टम ले लिया, 180 की रुपीज़ पर $US टू PKR पैरिटी के लेवल पे आपको पड़ा, लेट्स से 60 रुपीज़ पर वॉट। डॉलर चला गया 220 रुपये, तो जो 60 रुपीज़ पर वॉट का पैनल था वो हो गया 70 रुपीज़ का। आपको ये फ़ायदा हो गया, आपने सोचा कि यार मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया, मेरे पुराने पैनल थे अब वो महंगे हो गए। बट ऑल्टरनेटिवली जब वो 230 रुपये से 150 रुपये पे बाउंस वापस आता है डॉलर, तो फिर आप बोलते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार मेरे तो सिस्टम महंगा लगवा लिया, मुझे वेट कर लेना चाहिए था उतने टाइम पे। तो दोनों एंड्स, और जिस बंदे ने वेट किया 180 रुपीज़ पर नहीं लगवाया, वो 230 रुपये पर लगवाएगा ही नहीं। वो बोलेगा मैं फिर वेट कर लेता हूँ, मैं बाद में लगवा लूँगा। तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सेक्टर। आपको फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी चाहिए। USD टू PKR वैल्यू जो है वो स्टेबलाइज रहे, वो फिक्स रहे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना करे, जिसकी वजह से इंपोर्ट की पॉलिसी भी आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। कंज्यूमर की चॉइसेस भी हैं, वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। वो चॉइसेस किसी फोरकास्ट की बेस पे होंगी, वरना कंज्यूमर तो यही सोचता रहता है कि मैं आज लगवा लूँ तो मैं नुकसान में ना चला जाऊँ, या फिर मैं थोड़ा वेट करके लगवा लूँ, या मैंने पीछे नहीं लगवाया तो मैं नुकसान में चला गया। कंज्यूमर इसी कश्मकश में घूमता रहता है, और सिस्टम ना वो लगवा पाता है, ना वो सेल्फ जनरेशन कर पाता है, ना वो उससे बेनिफिट ले पाता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आज भी सिस्टम लगवा लें तो वो आपको आज से रिटर्न देना शुरू कर देता है, वो आपकी नेट मीटरिंग शुरू कर देता है, आपके बिल में रिडक्शन कर देता है। बट कंज्यूमर के बैक ऑफ द माइंड में बात फंसी रहती है कि मैं महंगा ना लगवा लूँ। 3 महीने में तो आपकी अच्छी खासी एक सिस्टम अपनी काफ़ी सारी कॉस्ट को कवर कर रहा होता है ना। हर महीने वो अपनी आपके बिल में रिडक्शन करके कॉस्ट को कवर कर रहा होता है। तो अगर आप 6 महीने तक वेट करते रहे और सिस्टम ना लगवाएं तो इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं आई होती कि वो 6 महीने में आपको नुकसान हो जाए, तो आपको फ़ायदा ही दे रहा होता है। बट कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट अगर 10,000 मेगावाट का इनिशिएटिव लेना चाह रही है, और अभी तक हमने पिछले 5-8 सालों में सिर्फ 400 कुछ मेगावाट इंस्टॉलेशन करी है पूरे पाकिस्तान में, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप इतने बड़े नंबर की एटलीस्ट एम कर रहे हैं तो फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी इसी मुल्क में करनी चाहिए। फिर तो देयर इज़ नो पॉइंट कि 400 मेगावाट के लिए आपने इतनी इंपोर्ट कर ली कि जैसे मुल्क डूब गया, और ऑन द अदर हैंड आप 10,000 मेगावाट की तरफ जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं इंपोर्ट कर लूँ। तो फिर तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह आपने इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करनी है सोलर पैनल्स की और इन्वर्टर्स की।
और फिर उसको टैक्सेशन पे कम करना है। अभी एक बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे एटलीस्ट असेंबल करती है इन्वर्टर्स को, उनका इंटरव्यू आ रहा था, ही वाज लाइक यार जो रॉ मटेरियल है उस पे टैक्स है सोलर का और फिनिश गुड पे टैक्स नहीं है पैनल्स पे, सही। तो हाउ कैन वी असेंबल इट हेयर? हम तो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका अगर मैं रॉ मटेरियल मंगवाऊँ उसी प्रोडक्ट का तो उस पर टैक्स लग जाता है, और मैं फिनिश गुड मंगवा लूँ तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो अगर बातें कुछ और करें, पॉलिसीज़ कुछ और करें, तो फिर वो बात बनेगी नहीं। एटलीस्ट इनिशिएटिव अच्छा है तो इसको आगे लेके चलें और इसको आखिर तक पहुँचाएँ, ताकि प्रॉपर असेंबली प्लांट्स लगें यहाँ पे। और फिर 10,000 क्या, फिर तो हम जितना चाहे बना लें और पूरा अपनी जनरेशनल कैपेसिटी को उस तरफ ले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान उन कुछ मुल्कों में है जिधर सनलाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमारे लिए बहुत फीजिबल है और हम इजीली इस तरफ जा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और बात भी है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अभी आप देख सकते हैं कि आज की न्यूज़ है कल रात की कि टेक्सटाइल एसोसिएशन भी थोड़ा आगे पीछे हो रही है और बहुत सारे टेक्सटाइल जो यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। उन्होंने को हड़ताल की कॉल दी है, कोई स्ट्राइक की कॉल दी है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे आप टैक्सेस के हमारे रिलीफ दें, जो भी दें। तो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो शिफ्ट करके एक बेहतर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर सकता है, जो ग्लोबल जिसकी डिमांड और भी हो। टेक्सटाइल को भी आप साथ चलाएं और आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने नेबरिंग रीजन को भी सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट। पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगी वो ठीक है, वो यूएस में सेल नहीं होगी, इट वोंट बी एज गुड एज अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। चाइनीज़ जिस लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं, जिस स्टैंडर्ड्स पर प्रोड्यूस करते हैं, उनकी इंडस्ट्री हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। बट आप देख सकते हैं इंडिया में भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आप इंडियन इंस्टॉलेशंस पे अगर आपकी नज़र हो तो आप देख सकते हैं कि उनकी लोकल कंपनीज़ के लोकल प्रोड्यूस पैनल्स भी वहाँ पे लग रहे होते हैं। बट पाकिस्तान की हद तक अगर बात करें तो ठीक ठाक डिस्करेज कर रहे हैं चाइना को, और उनसे इंपोर्ट नहीं करते वो मोस्टली। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आपको फिर करना ये पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपने ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान की बनाई है कि इंपोर्ट की जो आपको सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड गाड़ी मिलती है जापान से, वो यहाँ आते आते 4 लाख रुपए की फ़र्ज़ करें पड़े, तो उस पर टैक्स लगा के उसको 30 लाख रुपए का आप कर दें। तो और उसको करें इसलिए ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो उसको भी टैक्स करना है, तो उसको पैरिटी पे, उसको बराबरी पे लाने के लिए आप इंपोर्टेड गाड़ी को भी इतना टैक्स कर दें कि वो जो लोकल गाड़ी पे टैक्सेशन है वो किसी हद तक बराबर हो जाए। उससे ये होगा कि जो चीज़ की ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो एस्केलेट करके 10-15 साल में चला जाएगा। कोई उस चीज़ को प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये नेसेसिटी का आइटम है। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में एक हैवी लेवल पे चल रहा है और थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है, बट पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो हमने तो पाकिस्तान के मसले को सॉल्व करना है। तो उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएगा उसको आपको टैक्स रिलीफ देना पड़ेगा। कोई रिबेट्स नहीं दें आप अपने एंड पे उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। प्राइवेट सेक्टर को खुद काम करने दें। प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसके अपने पास इन्वेस्टमेंट इतनी होती है। आप उसको बस टैक्स रिलीफ दें कि आप उसको एक्सेसिव टैक्सेशन के उस पर ना लाएँ कि उसकी प्रोडक्ट अनकम्पेटिटिव हो जाए और कंज्यूमर को फिर ये फील हो कि मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट चाइना से क्यों ना ले लूँ, मैं पाकिस्तान की महंगी प्रोडक्ट क्यों लूँ। क्योंकि देखें जो भी होगा इनिशियली एट द स्टार्टिंग फेज पाकिस्तान की प्रोडक्ट एट पार तो नहीं होगी, चलानी पड़ेगी। इट वोंट बी एज गुड एज अ चाइनीज़ इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसमें मसाइल आएंगे, वारंटी के इशूज़ आएंगे, प्रोडक्ट की वर्कमैनशिप में फ़र्क आएगा, प्रोडक्ट की लाइफ में फ़र्क आएगा, एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। इन सारे मामला को डील करने के लिए प्राइस उस प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए। प्राइस कम तभी होगी जब गवर्नमेंट उस पर टैक्सेशन कम से कम रखेगी। जो प्रोडक्ट की इंपोर्ट प्राइस है वो तो प्राइवेट सेक्टर का मसला है ना। अगर 50 कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीपेस्ट मटेरियल अपने तहत वो सोर्स करेंगे। दे विल ट्राई टू लुक फॉर द चीपेस्ट मटेरियल्स जिनकी कॉस्ट कम से कम हो सोलर पैनल की प्रोडक्शन में, उनकी कॉस्ट कम से कम आए। ये उनका मसला है, ये स्टेट का मसला नहीं है। स्टेट का मसला ये है कि स्टेट जब उस पर टैक्सेस इम्पोज कर देती है तो फिर थिंग अनकम्पेटिटिव हो जाती है। स्टेट ईजी वे आउट ढूंढती है ना। बिल्कुल, स्टेट ये इन्फोर्स नहीं करा सकती कि अगर हमने बोला है कि 100% यहाँ पे प्रोडक्शन हो तो वो यहाँ पे हो जाए, इस स्टैंडर्ड की हो। यहाँ तो स्टैंडर्ड भी मीट नहीं होते हैं ना। हम लोग बहुत थोड़ी सी, मेरे ख्याल से सिर्फ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, लोकल तो कोई करती ही नहीं है। ये मसला है। अदरवाइज़ अगर स्टैंडर्ड्स फॉलो करवा लें गवर्नमेंट हमारी, तो फिर उसको ये बेतुके टैक्सेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये और यही चीज़ आप ऑटोमोबाइल में भी देख सकते हैं। अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर ले जो इंजीनियरिंग बोर्ड है हमारा, तो उधर टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी अपनी गाड़ी इतनी अच्छी होगी जो बाहर की टक्कर पे होगी, पर हम वो करते नहीं है। इसलिए हम दूसरी तरफ ईजी आउट लगा लेते हैं कि वहाँ टैक्स लगा देते हैं ताकि बराबर हो जाए, थोड़ा टैक्स इधर कर देते हैं और प्राइस हाइक कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इनको करना चाहिए कि मार्केट को ओपन कर दें, मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो यहाँ के प्लांट लगाएं। अब फिर उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ये खुद ही आ जाता है मैन्युफैक्चरर के इंटरेस्ट में कि उनकी प्रोडक्ट की प्राइस इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कम होगी ही तो बिकेगी। क्योंकि अभी वो लोकल प्रोडक्ट है, वो टियर 1 की कंपनी में तो नहीं आते ना। अभी जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है वो यही है कि टियर 1 की मैन्युफैक्चरर कंपनी से आप सोलर पैनल लें। उसकी वजह यह है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो ऑफ इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो हाई है।
इसी वजह से वो टियर 1 में है। तो फ़र्ज़ करें ABC कंपनी, ABC प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान में कोई भी कंपनी है जो सेटअप कर दी है, तो वो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम तो टियर 1 में नहीं आएगी ना। बट इफ़ इट वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट, उसको एडवांटेज पाकिस्तान में ये मिलेगा कि उसका जो सर्विस सेंटर होगा वो पाकिस्तान बेस्ड होगा, उसकी आफ्टर सेल्स सारी पाकिस्तान बेस्ड होगी। अभी जो आप प्रोडक्ट लेते हैं वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, उसकी आफ्टर सेल्स आपको कोई नहीं देगा, मैन्युफैक्चरर आपको डायरेक्ट आफ्टर सेल्स नहीं देगा, आपको वही कंपनी देगी जो इंस्टॉल करके दे रही है। तो मैन्युफैक्चरर का स्टेक ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरर आपको ज़्यादा अच्छी आफ्टर सेल्स दे सकता है अगर वो चाहे, अगर उसकी उस प्रेजेंस हो उस फिज़िकल स्पेस में। अगर जिनको सोलर का यहाँ पे 10 ऑफिसेस खुल जाएँ और वो अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यहाँ पे डीलर नेटवर्क के थ्रू सेल करें, जो कि वो नहीं करते, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वाई वुड दे डू इट, वो तो ग्लोबली सेल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मार्केट में आके क्यों बैठ जाएंगे जो इतनी सी मार्केट है। तो बट लेट्स से ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो अपना हेड ऑफिस यहाँ खोलती है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करती है, स्पेयर पार्ट्स उसके पास यहाँ मौजूद है, कोई क्लेम आ जाता है उसके बाद रिप्लेसमेंट का, तो वो इट्स 100 टाइम्स बेटर सूटेड टू हैंडल दैट क्लेम एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी जो चाइना में बैठी हुई है। अब उसके प्रोसेस क्लेम प्रोसीजर ये है कि यहाँ जो भी इंपोर्टर है उसके थ्रू या जो इंस्टॉलर जिसने डायरेक्ट सामान जो इसका कॉन्टैक्ट है उस कंपनी के साथ, वो डायरेक्ट क्लेम में डालेगी, प्रोसेस होएगा क्लेम को वेरीफाई किया जाएगा कि वो जेन्युइन क्लेम है, नॉन जेन्युइन क्लेम है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे प्रोसेस ये निकलेगा कि हम आपके नए शिपमेंट में एडजस्ट कर देते हैं इस प्रोडक्ट को और आप कंज्यूमर को क्लेम उसका वो कर लें प्रोसेस। तो ये एक टीडियस प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू अ प्रोसेस के जहाँ पे लोकल कंपनी मौजूद हो, वो अपने टेक्नीशियन खुद भेजे, अपने वारंटी क्लेम्स का डिपार्टमेंट रखे और अपने एंड पे हैंडल करे। वो वारंटी अगर कुछ चाहे इस काम को भी अच्छा करना, अगर इस काम को भी कोई मुश्किल करना चाहे तो वो उनके एंड पे मसला है। बट जब आप ओपन कंपेटिटिव मार्केट कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कस्टमर का बेनिफिट होता है। 10 कंपनीज होंगी, 2 कंपनीज बेकार सर्विस देंगी, 8 कंपनीज अच्छी सर्विस देंगी, तो वही कंपनीज ऊपर आएंगी जो अच्छी सर्विस दे रही होंगी। लोगों का रुझान उस तरफ चला जाता है जिनकी सर्विस अच्छी होती है। ऑन दी अदर एंड गवर्नमेंट भी ये कर सकती है कि जो लोकल कंपनी का वो सोलर पैनल होगा, जब आप सब फाइल सबमिशन करते हैं तो उसमें वो देख लेंगे जो लोकल कंपनी का होगा उसको वो ₹1 एक्स्ट्रा दे दें जो उसके उसमें, और दूसरों को ना दें। डिसएडवांटेज कर सकते हैं ना किसी की तरह। आपने लोकल इंडस्ट्री को उठाना है तो कुछ शुरू में हाथ पकड़वाना पड़ता है, लोगों को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है कि आपने लोकल वाले से सामान ख़रीदना है, बजाय इसके कि आप जाके इंपोर्टेड सामान ख़रीदने लग जाएँ। एक दफ़ा लोकल इंडस्ट्री उठ जाए उसके बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट उसे नहीं चाहिए होती, फिर वो एक उसकी साइकिल चल जाती है, क्योंकि आसान नहीं होता। आप बोलें कि आप देख लें, अभी तक पाकिस्तान की कोई अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। कल की मैं खबर पढ़ रहा था कि एडम 2005 में आई थी और उससे पहले एक 1986 में आई थी, मतलब 75 ईयर में सिर्फ 2 कंपनियाँ आई, वो भी बंद हो गई। तो अगर तो दुनिया में तो ऐसा नहीं है। शुरू में थोड़ा जो आपकी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ USA ने टेस्ला को सपोर्ट किया, उनकी दूसरी स्टेट्स ने सपोर्ट किया कि हम आपको लैंड दे देते हैं, हम इतने साल के लिए आपको टैक्सेस छोड़ सकते हैं। उसके बाद आज टेस्ला खड़ा हुआ है, खुद ही नहीं खड़ा हो गया, तो खुद ही कुछ नहीं खड़ा हो जाता। गवर्नमेंट को थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए, उसमें फिर पैसा सारा पाकिस्तान के पास ही रहता है। अभी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आखिर में पैसे तो बाहर ही जा रहे हैं ना, उन्हीं को भर रहे हैं ना, कोरिया को दे रहे हैं और वापस जापान को दे रहे हैं और चाइना को जा रहा है, तो पाकिस्तान को इतना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और सामान भी वहीं से आ रहा है। अच्छा, इस सपोर्ट में भी मेरा ख्याल है कि एक्टिव सपोर्ट होती है, एक पैसिव सपोर्ट होती है। वो मॉडल ना अपना लें जो अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ अपनाया है, या फिर जो ऑटो मैन्युफैक्चर के साथ अपनाया है, या एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ जो अपनाते हैं कि उनको सब्सिडीज़ देते हैं और उनको उस तरह इंसेंटिवाइज करते हैं। उसमें एक मैसिव रिसोर्सेज स्पेंड होती हैं उन चीज़ों को सपोर्ट करने में। सोलर इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर इसको आप फ्रीली वर्क करने दें और आप टैक्सेशन ना करें, ये खुद ही खड़ी हो जाएगी यहाँ पूरी की पूरी, क्योंकि अभी इसकी प्रोडक्ट में इतनी डिमांड है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स इन पाकिस्तान, एज लॉन्ग एज के प्राइस कंपेटिटिव हो और प्रोडक्ट एट पार हो, बेकार प्रोडक्ट ना हो कि जिसको लगाने का फ़ायदा। और फिर इम्पोर्ट बैन कर देना। अच्छा, बैन करने का भी एक प्रोसेस है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी इतनी अच्छी बन जाती है और उसकी आफ्टर सेल्स आप इतनी अच्छी दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। बैन करने से नुकसान ये होता है कि आप फिर एक वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए और उसमें फिर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। अभी भी देखें, आज के ज़माने में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इम्पोर्टेड गाड़ी लेके लोकल गाड़ी में अगर कोई नक्स होते हैं तो आप उसको कोसते हैं, आप उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि देखो ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो दुनिया में जा रही है, ये एक लोकल प्रोडक्ट है, इस लोकल प्रोडक्ट में ये लैकिंग फीचर्स हैं। कंज्यूमर को इन बातों का तभी पता लगता है जब उसके सामने दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हों। सॉरी। तो बैन कर देना से फ़ायदा तो होता है कि लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करती है क्योंकि सारी डिमांड शिफ्ट करके लोकल पे आ जाती है। बट आप ये कर सकते हैं कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे और टैक्सेशन कर दें, क्योंकि नाउ यू वांट टू इंसेंटिवाइज द लोकल प्रोडक्ट
तो आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे टैक्सेशन कर दें ताकि मार्केट में वो फिर भी घूमे, वो दिखे लोगों को। वो बंदा जो चाहे कि मुझे अब इम्पोर्टेड ही प्रोडक्ट लेनी है वो ले ले, फिर उसमें से कोई मसला नहीं है। बट लोकल प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एट पार होनी चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, लाइफ उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो देन वेल एंड गुड। अब एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, पाकिस्तानी रिवर्स इंजीनियरिंग में ज़्यादा माहिर हैं बजाय से खुद से कोई रिसर्च करके बनाए। तो अगर इम्पोर्ट प्रोडक्ट आती रहेगी तो फ़ायदा ये रहेगा कि जो इंडस्ट्री है वो एट पार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है R&D नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ प्रोडक्ट बनाने पे लोग पैसे खर्च नहीं करते, तो R&D पे क्या खर्च करने हैं उन्होंने। तो अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आती रहेगी और इनको दिखता रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कंज्यूमर को भी दिखता रहेगा, तो फिर कंज्यूमर के एंड से ये क्वेरी आएगी कि आपकी प्रोडक्ट हल्की क्यों है, मार्केट में इंटरनेशनली तो ये प्रोडक्ट चल रही है। तो उसको भी चलाते रहें, बट डिस्करेज करने के लिए उस पे टैक्सेशन थोड़ी हाई कर लें, लेकिन ये भी तब करें जब लोकल इंडस्ट्री मैच्योर हो जाए और वो इतनी प्रोडक्शन, इतनी डिमांड को मीट कर सके। अभी से लगा देंगे तो वो भी चोक हो जाएगा, ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी हो पाएगी, तो कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे लॉस में चला जाएगा और कंज्यूमर की जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो और लंबी हो जाएगी। अभी 2 से 3 साल की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कंज्यूमर 4 दफ़ा सोचता है, 6 साल 8 साल पे आप ले जाएंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को, तो फिर वो 5 दफ़ा सोचेगा और ज़्यादा सोचेगा, और फिर बहुत से लोग उसमें से ऑप्ट आउट कर लेंगे और बोलेंगे कि हम कंजम्पशन कोई जितना कम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, एक और बात भी थी कि जो शॉर्टेज चल रही है पाकिस्तानी मार्केट में इन्वर्टर्स की, उसमें हुआ ये था कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर पहले 3 साल पहले तक 5 किलोवाट का सिस्टम था, वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड जिसके 700 यूनिट का बिल आता था उसके लिए सफिशिएंट होता था उसके बिल में मेजर रिडक्शन करने के लिए। अभी हुआ ये है कि क्योंकि बिल ज़्यादा हो गए हैं और सोलर कंपनीज ने पाकिस्तान की हद तक 10 किलो ऑन ग्रिड सिस्टम को सेल किया है, तो उसमें हुआ ये कि 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम फिर होता है जो फीजिबल होता है 800 यूनिट 1000 यूनिट वाले बिल को ज़ीरो करने के लिए, क्योंकि उस बिल में टैक्सेशन भी लग के आती है। ओरिजिनली 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो 1200 से 1400 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब है कि अगर आपका बिल 700 से 800 यूनिट आता है तो फिर वो 10 किलोवाट का सिस्टम आपके बिल को ज़ीरो कर देगा। गलती ये करी है इन कंपनीज़ ने कि उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम को सेल किया है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में अच्छा एक और बात भी है बड़ी मजे की कि ऑन ग्रिड सिस्टम को ये बेचते तो रहे हैं, आप 4 महीने 5 महीने पुरानी सबकी बातें सुने, तो ऑन ग्रिड सिस्टम इज़ द वे टू गो कहते रहते थे सारे। और आप नेट मीटरिंग करें, ग्रीन मीटर लगाएं, ये बायोडायरेक्शनल मीटर लगाएं, आपकी याशी हो जाएगी, आप बेचेंगे के इलेक्ट्रिक को, आप बापडा को बेचेंगे। तो उस वक्त ना किसी के जहन में ये बात आई कि ये जो नेट मीटरिंग का टैरिफ है ये तो आपके इख्तियार में नहीं है, ये कम हो जाएगा तो कंज्यूमर का जो ROI है वो वेरी करेगा। किसी को ये बात बताने की जहमत नहीं हुई, ना ही किसी के जहन में थी, और अगर थी भी तो लोगों ने बात छुपाई। चलो उस टाइम तो ये भी नहीं बताया गया कि लाइट जाने पे बंद हो जाता है। बिल्कुल, ये भी बहुत मिसकंसेप्शन बिल्कुल गलत पैदा हुई और लोगों को बाद में पता चला लगाने के बाद क्या ये तो लाइट जाने पे बंद हो जाता है। एक मिसलीडिंग टैक्टिक ही थी ना इंस्टॉलेशन कंपनीज की तरफ से कि आप चीज़ों को बताएं ना, आप फुली बताएं, आप एक एक पॉइंट खोल के रख दें कंज्यूमर के सामने कि भाई ये मसाइल हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आपको सारी बातें पता लग गई हैं ना, यू बी द जज ऑफ व्हाट यू वांट। ऑफ ग्रिड सिस्टम उसमें ये होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम उसमें ये होता है, बाकी सिस्टम्स के ये बेनिफिट्स हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, सब चीज़ें क्लियर एंड कट बता दें आप। बाकी कंज्यूमर की चॉइस है, उसने जो लगवाने लगवाएं, आपको डर किस बात का है कि वो सिस्टम नहीं लगवाएगा, सेल्स हमें ज़्यादा चाहिए, ये को बात है, ये तो बेकार अप्रोच होती है। खैर, अब 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम का ये किया सब ने कि जिसके पास जो 10 किलोवाट के इन्वर्टर थे सब ने होल्ड करके बैठ गए। ये अभी 15 दिन 20 दिन महीने पहले की बात है। वजह कि इन एंड पे ये जो अभी डॉलर की प्राइस जंप करके 190 रुपये से एकदम 250 रुपये गई थी ना, ये तब की बात है कि सबको देखा कि अभी 250 रुपये गया है, तो ये हो सकता है मे बी 300 रुपये भी चला जाए और 350 रुपये भी चला जाए, तो फिर जो हमारा 1.5 लाख का इन्वर्टर है 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड या 2.25 लाख का या 2 लाख का, इसको हम 4 लाख 5 लाख का करके बेचेंगे। तो हुआ ये कि डॉलर 250 रुपये गया, फिर उसके बाद 10-15 रुपये वापस आया, और अब उसके बाद फिर एक और डिक्लाइन की तरफ जारी है। तो इस डिक्लाइन को देखकर इनकी जो आर्टिफिशियल प्राइसेस थी इन्वर्टर्स की जो बढ़ाई हुई थी 10 किलोवाट के इन्वर्टर की, वो बिकना रुक गया। और अब ये हुआ है कि 10 किलोवाट के इन्वर्टर बिकना रुक गए हैं बिल्कुल, बहुत हम बाहर आ रहे हैं। अब हुआ उसके अगेंस्ट में ये हुआ कि जिसने स्टॉक छुपा के रखा हुआ था वो सब बाहर आ गए, अब वो सब बेचना चाह रहे हैं, और वो अभी भी यही रहे हैं कि उन्हीं प्राइसेस पे बेचें जो हमारी एग्जैजरेटेड प्राइसेस हैं, बट उस प्राइस पे आपको पता है कुछ भी नहीं बिकता। मतलब अगर हम B2B भी ट्रेड करें तो हम किसी से ऐसी प्रोडक्ट नहीं खरीदते जो एक्सैजरेटेड प्राइस पे, हम क्यों खरीद के किसी और को महंगा दे दें भाई? व्हाट्स द पॉइंट? हम उसी प्राइस पे देंगे जो नॉर्मल प्राइस होगी। चलो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से, डिमांड की वजह से, आप सिस्टम थोड़ा सा भी अगर ऊपर लगवा लें या सस्ता लगवा लें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल होता है। बट हाईली एक्सैजरेटेड प्राइस पे आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बड़ी क्लियर सी बात है। ना हम किसी से ख़रीदते हैं, ना हम किसी को रिकमेंड करते हैं, ना हम फैसिलिटेट करते हैं उस प्रोसेस को, हम तो क्लियरली डिस्करेज करते हैं।
तो हुआ ये है कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर मार्केट में रेडिली अवेलेबल हो गया है, बट अभी भी एग्जैजरेटेड प्राइस पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी इंपोर्टर्स की कोशिश ये है कि हम इसको हाइक करके रखते हैं, थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, हम ज़्यादा मार्जिन अभी उठाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, महीने 1.5 महीने में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डॉलर का कितना डिक्लाइन आता है, ये प्राइसेस भी नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी। और उसके बाद फिर एक वक्त ये भी आएगा कि जो इनकी इंपोर्ट प्राइस है ये बिल्कुल उसके आसपास बिकना शुरू हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स जो हैं जो होल्ड हुए थे, जिसकी प्राइस एग्जैजरेटेड कर दी गई थी और जिसकी प्राइस हाइक एट द एंड ऑफ द इम्पोर्टर करी गई थी। जिस आइटम की प्राइस वैसे नॉर्मल थी और आज भी नॉर्मल है, वो उसमें ज़्यादा रिडक्शन नहीं आ सकेगी। जैसे कि लोकल बैटरीज़ की प्राइस है, लोकल बैटरीज़ की प्राइस में ज़्यादा रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसकी प्राइस में कोई ज़्यादा हाइक हुआ भी नहीं, और क्योंकि एग्जैजरेटेड भी नहीं था, तो वो नॉर्मल रहेगी। अगर डॉलर ज़्यादा नीचे आ गया तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उनका इम्पोर्ट की जो कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है, वो भी कम हो रही होगी। तो मार्केट में अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है जो चल रहा है वो यही है कि कंज्यूमर को गाइड नहीं किया जाता एट दी फ्रॉम द इंस्टॉलेशन कंपनी, फ्रॉम द इम्पोर्ट कंपनी, फ्रॉम द सोलर कंपनी। इसमें 2-3 वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि जो कंपनी होती है उसको खुद कुछ नहीं पता होता, उसका मेन जो टारगेट होता है वो सेल्स का टारगेट होता है। आप देख सकते हैं हमारा हम बैठ के पूरे दिन इसी पे बात कर रहे होते हैं कि सोलर सिस्टम, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, उसमें किस तरह के डिफरेंट सिस्टम्स हैं और उसमें कंज्यूमर को किस में क्या फ़ायदा है, और पाकिस्तान की जो कंज्यूमर का माइंडसेट है वो किस तरफ होना चाहिए। कंज्यूमर का अगर माइंडसेट ठीक हो जाए तो वो अपने लिए बेहतरीन चीज़ खुद तलाश कर सकता है, वो खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो क्या चीज़ लगवा रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल रखना है और आपने गोल ये रखना है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और एजुकेशन बढ़ाई जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए कि व्हाट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर अवेलेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द पाकिस्तानी मार्केट, और उसमें किस में क्या बेनिफिट है और किस में क्या ड्रॉबैक है, तो कंज्यूमर इज़ स्मार्ट इनफ। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो इतनी 1 मिलियन, मिनिमम 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई है अगर 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम आप लगवाएं। 1 मिलियन में भी नहीं लगता, थोड़ा सा उससे ऊपर ही लगता है, बट जिसके पास 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है और उसको आप नॉलेज दे दें बेसिक, तो वो ही इज़ अ बेटर जज ऑफ व्हाट ही वांट्स रादर देन कि आप उसको कोई प्रोडक्ट सेल करें और आप अपना एजेंडा आगे लेके चलें और आप अपना स्टॉक को क्लियर करवाएं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेल्स इज़ अ सेपरेट थिंग, एजुकेशन इज़ अ सेपरेट थिंग। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, लोग अपने मसाइल काफ़ी हद तक खुद सॉल्व कर लेते हैं अगर उनमें अवेयरनेस बढ़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट भी ऐसा है कि जैसे 20-25 साल चलना है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो बाद में बेचारा परेशान रहेगा, फिर वो क्या बोलेगा कि किसने मुझे लगा दिया, मुझे बताया भी कुछ नहीं, फिर मेरी बात भी नहीं सुन रहा, मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो वो सारे जो बाद के मसले मसाइल से कस्टमर गुजरेगा, उससे बेहतर है कि आप उसको पहले सारी चीज़ें क्लियर करें ताकि उसको पता हो, और फिर वो अपने कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ लगवाएगा तो फिर वो सेटिस्फाई भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और सेल्स आपको उधर से भी मिल जाती हैं। जब कस्टमर सेटिस्फाई होकर आपसे लगवाता है तो फिर वो 10 लोगों को आगे बताता है, फिर वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा सेल मिल, बजाय इसके कि आप फोर्स करके उसको कुछ भी लगा दें अपनी मर्जी का, बाद में वो सोचता रहे यार ये मेरे साथ ये हुआ था। बिल्कुल। आप तभी देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स जिन्होंने एक इंस्टॉलेशन कहीं और से कराई है, वो दूसरी इंस्टॉलेशन उनसे कराने से घबराते हैं। बिल्कुल, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। आपके पास कितनी कॉल्स आती हैं, उन्हीं से क्यों नहीं लगवाया, बस यार अब मैं उनसे नहीं लगवाना। जिस भी बंदे ने पहली दफ़ा सोलर सिस्टम किसी और कंपनी से लगवाया है, हमने ये नोट किया है कि जिसकी भी हमारे पास इंक्वायरी आई है वो अपनी पिछली कंपनी से नहीं लगवा रहा होता। उसकी क्या वजह है? बड़ी क्लियर सी वजह है, नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस कंपनी। उसमें वजूहत क्या है कि पिछली कंपनी ने वो बातें नहीं बताई होंगी। बहुत सारे कस्टमर्स तो ये कहते हैं कि यार कंपनी ने तो ये नहीं बताया था कि ऑन ग्रिड सिस्टम लाइट जाएगी तो ऑफ़ हो जाएगा, तो जब लाइट गई तो सिस्टम ऑफ हो गया, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि ऑन ग्रिड सिस्टम लाइट जाने पे ऑफ हो जाता है। तो अगर कंपनी ऐसे करेगी तो कोई भी उससे दोबारा सर्विस लेने को राज़ी नहीं होगा। प्लस आफ्टर सेल्स का मामला आ जाए, कोई और इशू आ जाए, ऑगमेंटेशन करानी हो, तो हर कोई अवॉइड करता है कि एक साइड थी वो प्रोजेक्ट क्लियर हो गया, सेल हो गई, आगे बढ़े, अब कोई और। अच्छा, समझाने का ही बहुत बड़ा इशू है। लगवाने से पहले की पूरी एक प्रोसेस कि वो समझे कि वो क्या लगवा रहा है, और लगवाने के बाद उसे पता हो कि अब ये जो चीज़ लगी है ये काम कैसे कर रही है और इससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर आपने शुरू में भी उसे कुछ नहीं बताया और बाद में भी आप बताने को राज़ी नहीं है, क्योंकि कोई भी वजह हो सकती है, आपके पास टाइम नहीं है, आप चाह नहीं रहे, आपको पर भी नहीं पता, तो फिर कस्टमर आपके पास क्यों आएगा दोबारा? बिल्कुल। फिर कस्टमर यही बोलता है ना, मैंने सिर्फ सामान थोड़ी लगवा लिया, कोई गाड़ी थोड़ी है जिसका मुझे 100% पता है और मैं चलाता रहूँ। एक नई चीज़ है, मार्केट में एक नई चीज़ है, तो लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सिर्फ लगाना काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। सेल्स ऑफिस में सेल्स ऑफिस खोलते जाना, दुबई में जाके सेल्स ऑफिस खोल लेना। अभी पाकिस्तान की एक बड़ी सोलर कंपनी है, उसने दुबई में सेल्स ऑफिस खोल लिया।
बट सेल्स ऑफिस खोलने से कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंक्रीमेंट नहीं आता, सेल्स में इंक्रीमेंट आता है। एज अ बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, जितने ज़्यादा सेल्स ऑफिस होंगे उतनी ज़्यादा आउटरीच होगी, उतने ज़्यादा क्लाइंट्स की पॉसिबिलिटी होगी। बट कस्टमर की जो सर्विस और जो आप हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस मेंटेन करने हैं वो सेल्स ऑफिस से नहीं आते, वो बैक एंड से आते हैं। वो आपके डिपेंड करता है आपकी टीम कितनी अच्छी है, आपके पास नॉलेज कितनी है, आप कितनी एंटरटेन करते हैं, कितना आप फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, कितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें बिफोर द सिस्टम देते हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर द सिस्टम आप उन्हें देते हैं और कितनी सर्विस देते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, दूसरा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग फोकस भी नहीं करते अच्छी सर्विस देने को। हम लोग सर्विस देने को राज़ी नहीं है एज अ कॉम जो है, और वो किसी चीज़ में नहीं देते हैं। तो जो सर्विस दे रहा होता है वो बाकियों से खुद ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है और लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है कि यार यही बात है, अच्छी सर्विस देनी चाहिए। अच्छी सर्विस देने से किसी में कोई हर्ज नहीं आ जाती। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट 2 दिन 4 दिन किसी के साथ इन टच रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं तो उसमें दोनों का फ़ायदा होता है। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, आगे उनके सर्कल में बात फैलती है, जो जेन्युइन बात होती है कि सोलर सिस्टम्स के ये बेनिफिट्स हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, इसमें ये चीज़ों का ख्याल रखना है, ये प्राइसिंग के इशूज़ चल रहे हैं, ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के इशूज़ हैं। अब आप देखें पाकिस्तानी मार्केट में जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो बहुत हाई क्वांटिटी पे अवेलेबल है और उसमें हाई वैरायटी है, मतलब आपको जेन्युइन प्रोडक्ट भी मिलती है, नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट भी मिलती है, फिर जेन्युइन में चाइनीज़ भी मिलती है, और इन्वर्टर्स में जाए तो जर्मन इन्वर्टर्स भी आए हुए हैं। जर्मन इन्वर्टर्स का जो स्टॉक है वो बहुत थोड़ा सा है, वो इतना थोड़ा सा है कि उसकी वजह बड़ी क्लियर सी है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं करता। जो बिल्कुल थोड़े से कस्टमर हैं सोलर मार्केट के जो अफोर्ड करते हैं वो भी 5 दफ़ा सोचते हैं। उसमें भी ये आता है कि वो आज लगवाएं या कल लगवाएं, या उन्होंने 5 साल पहले लगवाया, या वो आज लगवाना चाह भी रहे हैं या 5 साल बाद लगवाएंगे। तो अब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और इतनी सारी वेरिएशंस होती हैं कि इन बातों को कोई भी क्लियर रिवील नहीं करता। हर किसी का गोल होता है कि इन्वर्टर लगा देते हैं, कोई सा भी होगा, सब एक ही जैसे होंगे, कस्टमर को बताए बगैर ही लगा देते हैं। सोलर पैनल लगा देते हैं, कोई भी लगा देते हैं, कस्टमर को बताए बगैर लगाना गलत है। यू हैव टू टेल देम कि आप क्या लगा के दे रहे हैं, सिस्टम उनको क्या लगा के दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, आप ये क्या आप कह दें कि जी ये 3 ब्रांड्स ऑफ इन्वर्टर अवेलेबल हैं, हम इसमें से कोई सा भी एक लगा देंगे, ऑल चाइनीज़ ब्रांड्स है, इक्विवेलेंट है, ये कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि आप इन्वर्टर की स्पेक शीट ही ना कोट करें, आप बताएं ही ना, ये भी ना बताएं कि इस इन्वर्टर के ये ड्रॉबैक्स हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं। अच्छा, या फिर आपने पेमेंट ली भी है और जब लगाने की बारी आई तो आप बोलते हैं अब ये शॉर्ट हो गया मेरे पास। इससे ज़्यादा मिसकमिटमेंट क्या हो सकती है? अगर आप आपको समझें कि जो मैंने कोट कर रहा हूँ या जो मैंने कहा था वो मैं दे नहीं पा रहा, तो इससे ज़्यादा मिसकमिटमेंट क्या हो सकती है? अगेन अच्छा, ऐसे भी है कि आपने पेमेंट ले ली और काम ही शुरू नहीं हो रहा। बहुत सारी मिसकमिटमेंट्स के तरीके हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है कि 20% ले लो अगले से घेरने के लिए, ये बात घेर लो इसको और फिर ये आएगा ही, मेरे पास ही आएगा, इसने कहाँ जाना है। बहुत बड़ी कंपनी है कराची की और बहुत हाई लेवल पे एडवर्टीजमेंट उन्होंने करी कराची की हद तक अपने सोलर सिस्टम्स पे। जो भी उनकी अच्छी बात हो, इट स्टैंड्स देयर। उनके जो मसाइल थे वो ये जो उन पे हावी हो गए, जो उनके मार्केट में रेपुटेशन ख़राब करने के लिए सफिशेंट थे, वो ये थे कि 6-6 महीने से एडवांस पेमेंट ली हुई है बट सिस्टम लगाने को राज़ी नहीं है। कितने लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने इस साल के स्टार्ट में पेमेंट जमा करवा दी थी, एडवांस पेमेंट, वो 20% भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है, वो 80 भी हो सकती है, वो 10% भी हो सकती है। एडवांस पेमेंट तो एडवांस पेमेंट है ना, वो ले ली, एडवांस पेमेंट कस्टमर से ले ली और फिर बोला कि अब 6 महीने के अंदर आपका सिस्टम लग जाएगा। तो और 6 महीने बाद कह दिया कि सर अभी भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। 6 महीने के बाद भी बाउंस बैक करके फॉरफिट कर दिया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं लग सकता। इतना बड़ा तो ये काम ही नहीं है, इतना यही बड़ा बात तो नहीं है। 2 बातें हैं। अब उन्होंने 2 सिनेरियो क्रिएट कर दी, या तो सर आप अपनी पुरानी पेमेंट हमसे ले लें और फिर दोबारा जो नया सिस्टम है वो ख़रीद लेगा, या फिर जो एडजस्टमेंट प्राइस की आ रही है आप वो दे दें और फिर से वेट कर लें 6 महीने का, फिर नया स्टॉक आएगा फिर लगा देंगे। तो बड़ी क्लियर सी बात है, 6 महीने वाला काम नहीं है। 100 किलोवाट का सिस्टम भी 6 महीने नहीं लेता लगाने में, ना उसका मटीरियल अवेलेबल करने में 6 महीने नहीं। मटीरियल तो आपके पास होना चाहिए ना, इफ यू आर सेलिंग समथिंग तो फिर आपके पास स्टॉक होगा तो आप सेल करेंगे ना। अगर प्रॉमिस पे सेल करना है कि अब इंपोर्ट के प्रोसेस से शुरू करते हैं, बल्कि पहले मार्केट रिसर्च से शुरू करते हैं कि अच्छा मैन्युफैक्चरर कौन सा है, तो फिर आपकी मर्जी, आप 6 साल भी ले सकते हैं। तो सर्विस में जितना नीचे जाने चले जाए, मार्केटिंग आप इस बात की करेंगे हमारी प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट ही कोई नहीं है, बट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल ना हो, बेकार सर्विस है, कस्टमर्स को बहुत परेशान किया। कितने सारे कस्टमर्स हैं जो उनको छोड़ के उन्होंने फिर और बहुत सी कंपनी से रजू किया और उनसे सिस्टम्स लगवाए, और जो एडवांस पेमेंट है वो फंसी हुई है। कुछ लोगों ने रिलीज़ करवा ली, कुछ लोग अभी भी डिस्प्यूट करके बैठे हुए हैं, भाई एडवांस पेमेंट तो वापस करो हमारी। इसी तरह और भी बहुत सी कंपनीज़ है, ये एक ही कंपनी का यहाँ पे ये तरीक़ेकार नहीं रहा। कराची की हद तक अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने ये प्रोसेस अप्लाई किया। अच्छा, कस्टमर को बड़ा लुक्रेटिव लगता है
कस्टमर के लिए बड़ा अट्रैक्टिव अच्छा, मॉडल यहाँ है। कस्टमर भी थोड़ा सा ऐसे ही सोचता है ना? बिल्कुल, कि एडवांस पेमेंट अभी दे देता हूँ। कस्टमर ने सोचा कि हो सकता है ये वैसा ही मॉडल हो जैसे गाड़ियों का मॉडल है ना, आप बुक करवाते हैं, फिर बुकिंग की एडवांस पेमेंट होती है, फिर एक टाइम होता है, यू हैव टू वेट फॉर दैट पीरियड, और फिर आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी और फिर आप अपनी रिमेनिंग पेमेंट पे उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं था। एक तो गाइड भी किसी ने नहीं किया कि भाई ये वो प्रोडक्ट ही नहीं है, ये प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट है, अगर है रेडिली अवेलेबल तो ही मिलेगी, नहीं है रेडिली अवेलेबल तो फिर वही चक्कर है कि जब इंपोर्ट होएगी तो फिर उस पैरिटी पे आएगा तो उसमें जो प्राइस डिफरेंस होगा फिर वही मिलेगा। तो ये बात भी किसी ने गाइड नहीं करी। दूसरी बात ये हुई कि कस्टमर को अट्रैक्टिव ये लगता है कि अभी 20% दे के चलो एक मामला निपट गया, अब फिर जो प्राइस लॉक हो गई तो देखिए प्राइस तो लॉक नहीं हो सकती। असूली तौर पे गाड़ी की भी जो आज बुकिंग प्राइस है, अगर वो कल को फ़र्क आ जाता है तो वो भी आपसे लेते हैं ना। कोई भी अपने एंड पे नुकसान बर्दाश्त करने को या प्रॉफिट में रिडक्शन बर्दाश्त करने को राज़ी नहीं है, और बस एक मार्केट का नॉर्म है। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आज 20% प्राइस देने पे आपका सिस्टम लॉक हो गया और अब आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसका इजी वे आउट क्या है? 100% पेमेंट करें, सामान उठवाएं और एज सुन एज पॉसिबल लगवा लें। उन्हीं कंपनी से बात करें जो आपको कह दें, जो आपको टाइम फ्रेम दें, और टाइम फ्रेम भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप अगर मैक्सिमम भी लगा लें 25-30 किलोवाट का कितना होता है? 15 दिन में लग जाता है 25 किलोवाट विद स्ट्रक्चर ना, कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाती है 15 डेज। कोई हिकअप्स ना आए। अगर आपको पेमेंट करूँ 100%, आप विद इन 15 डेज आप मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर करके कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल करके दे देंगे। बिल्कुल, बस इतना सी बात है। तो फिर 6 मंथ्स की तो बात ही नहीं है। ये तो एज अ रिटेलर ने भी लटकाया कि आप 20% दे दें और बस लिखाई कर लें, और कस्टमर ने भी लटकाया कि चलो 20 दे दो, फिर देखी जाएगी क्या होता है। ना इनका मूड लगाने का, ना उनका मूड पैसे देने का, और वो दोनों एक दूसरे को खींचते जा रहे हैं। इस तरह तो इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता, ऐसे काम नहीं होते। आप अगले को पेमेंट करें, उसको बाउंड करें कि मुझे इतने दिन में तुमने करके देना है, और उसे इंस्टॉल करवा लें, कहानी खत्म हो जाए आपकी। बिल्कुल, और उससे आगे वो भी उसको भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जो उसने कमिट किया उसमें पूरा करें। क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं अपने एंड को सिक्योर करने के लिए कि आप एडवांस पेमेंट अभी कर दें और बाकी पेमेंट कर दें अपॉन डिलीवरी, और डिलीवरी भी एक दिन में हो जाए आपके। 80-20 कर ले, फर्ज करें एक पेमेंट टर्म्स है, 80% अभी दे दें, 20% आपके डे ऑफ डिलीवरी पे कर दें आप। ठीक है, काम आप क्या देखें, अब ये इंश्योर आपने करना है कि कंपनी रिलायबल है कि नहीं। ये हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी के भी साथ जाके कर लें, अनट्रस्टवर्दी हो, ट्रस्टवर्दी हो, चेक आपने करना है कि ट्रस्टवर्दी लोग हैं कि नहीं। हमारा फॉर्मूला ये है कि हम 100% एडवांस पे काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इशू हो तो फिर एक ऑप्शन निकलता है बीच में से 80-20, जिसको हम प्रेफर नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि 80-20 में 80% आपने एडवांस दिया, 20% आपके जब साइट पे डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट आप उस दिन दे दिएगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन टाइम का तो जो टाइम है वो तो उसी में होना है ना। वो अगर छोटा सिस्टम होगा वो 3 से 4 दिन में हो जाएगा। तो देखिए 5 से 10 किलोवाट का सिस्टम तो एक ही दिन में इंस्टॉल हो जाता है अगर स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर भी एक दिन ले लेता है एक्स्ट्रा, तो 2 दिन में मैक्सिमम 10 किलोवाट का इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप ऊपर आ जाएं तो उसी हिसाब से आप मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम रख लेते हैं, 15 से 20 किलोवाट का। सेफ साइड कहीं स्ट्रक्चर बनाने में टाइम भी लग जाता है, आ जाते हैं थोड़े, वरना इससे ज़्यादा तो टाइम लगता ही नहीं है। तो हम 100% की जो बात कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन आपने पेमेंट करी विद इन अ वीक आपको इंस्टॉल करके ख़त्म करते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। कीपिंग इन माइंड कि आप भी कोई हर्डल्स हमारे लिए क्रिएट नहीं कर रहे कि आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं काम नहीं कर रहा, आज नहीं आ सकती टीम। जगह दे दें, छोड़ दें और काम करने दें, आपका काम विद इन अ वीक हो जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी जो के इलेक्ट्रिक के या वापडा के इश्यूज़ हैं वो हम कोशिश करके डाल देते हैं, और उसमें जो 3 महीने का टाइम लगता है वो तो स्टैंडर्ड टाइम है, वो लगना ही। पर ये बात अभी इंस्टॉलेशन की हो रही है कि इंस्टॉलेशन को हम इतने टाइम में कंप्लीट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बड़ा क्लियर कट सा फॉर्मूला है काम करने का। एक तरीका ये है कि थोड़े से पैसे पकड़ लें और उसको कहीं और रोलिंग में घुमा लें, उसे कोई और इंपोर्ट का कोई स्टॉक आप अवेलेबल कर लें अपने पास। यार इंपोर्ट छोड़ दें, अगर मैं लोकली लेके एक कंटेनर लेके वहाँ से दूसरा कंटेनर भेज दूँ और उन्हीं पैसों से घुमा लूँ तो ये भी एक तरीका है। मैं इन चक्रों में पैसे घुमाता रहूँ, 10 लोगों से 10-20% लेके मैं अपनी सेलिंग करता रहा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैंने जिससे पैसे पकड़े मैं उसका काम करके ख़त्म करूँ और आगे चलूँ। मैं क्यों किसी के पैसे ले लेके घुमा रहा हूँ। कंपनीज़ की अपनी प्रैक्टिसेस हैं, हर किसी की अपनी सर्विसेज हैं। जितनी अच्छी सर्विस कोई दे देगा लोगों का भी फ़ायदा होगा और उसका अपना भी उसी में। जो एडवांस पेमेंट लेकर घुमा रहे हैं वो इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। हाँ, कि एडवांस पेमेंट पकड़ के किसी और चक्रों में घुमा के और कहीं और से प्रॉफिट कमा के, अब जिससे एडवांस पेमेंट पकड़ी थी उसके चक्रों में नहीं पड़े हुए, उसका सिस्टम भी फंसा हुआ है। और अब आप ये देखें कि अगर खुदा ना खास्ता जिन चक्रों में घुमाए थे पैसे उस कंपनी ने, वो वहाँ पे अगर नुकसान फेस करती है, लॉस फेस करती है, तो वो कैसे आपका सिस्टम आपको डिलीवर करके देगी। फिर वो यही कहेगी नहीं कि जी प्राइसेस चेंज हो गई हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर हमें जी जो एडजस्टमेंट प्राइस है वो भी पे करें। यही हो रहा है मार्केट। सही बात है। जो एडवांस पे खेल रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ऑटोमोटिव में भी यही कर रहे हैं और इधर भी यही कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। पेमेंट करें, सिस्टम लगवाएं, अपने काम ख़त्म। छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
कोई इसको बहुत बड़ा समझ ले कि ये जी 6-6 महीने वाला काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम इंस्टॉलेशन का कोई लीड टाइम नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने का नॉर्मल फैब्रिकेशन का टाइम है, उसके बाद इंस्टॉलेशन डिपेंडिंग ऑन के कितने मॉड्यूल्स हैं बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि असल कॉस्ट स्ट्रक्चर की होती है। स्ट्रक्चर पर माउंट करने में कोई टाइम नहीं लगता, सिस्टम इंस्टॉल होने में भी कोई टाइम नहीं लगता। उसके बाद जो टाइम आता है वो लीड टाइम आता है, जो नेट मीटरिंग का टाइम आता है। उसमें भी आपके पास दो से तीन ऑप्शन होते हैं। आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के अपना सिस्टम ऑन करवा लें, पावर लिमिट करके सिस्टम को ऑन कर लें, या फिर आप वेट कर लें। तो तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। लीड टाइम आता है नेट मीटरिंग की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट। बैरियर टाउन कराची के तक बात करें तो वो 1 हफ़्ते का टाइम लेते हैं। एक्चुअली वो 4 दिन का कहते हैं, हफ्ते से 10 दिन में आपका मीटर रिप्लेस कर देते हैं। 20,000 रुपये उनकी कॉस्ट उन्होंने रखी हुई है 3 फेज़ का जो मीटर रिप्लेस करने की कॉस्ट है। तो असल में कोई करना चाहे तो हफ्ते 10 दिन में भी ये काम हो सकता है। आप के इलेक्ट्रिक की हद तक ये 3 महीने का प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ है, रख सकते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं साइट सर्वे वाले, वो नंबर ऑफ़ जो इंस्पेक्टर्स उन्होंने अलॉट किए हुए हैं वो कम है। दूसरा फिर वो जो उसके बाद प्रोसेस में हर चीज़ में वो टाइम डिले करते हैं। फाइल सबमिशन के बाद टोकन जनरेशन में टाइम लगाते हैं, उसके बाद आपके सर्वे में टाइम लगाते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा कराने में टाइम लगाते हैं, उसके बाद अप्रूवल निकालने में जमा कराते हैं टाइम लगाते हैं, उसके बाद जो डिमांड नोटिस निकलता है उसमें टाइम लगाते हैं। बट डिमांड नोटिस जब आप सबमिट करवा देते हैं उसको रिफ्लेक्ट होने में, सिस्टम में अपडेट होने में टाइम वो लगा देते हैं। उसके बाद फिर वो उस कंपनी को इन्फॉर्म करने में टाइम लगाते हैं जिसने आपके पास आके मीटर लगाना है। तो ये उनकी एंड के डिलेज़ हैं, ये सिस्टम के डिलेज़ नहीं है, ये प्रोसेस के कोई ऐसे डिलेज़ नहीं है कि ये हो ही ना सके। ये उनकी इनएफिशिएंसीज़ हैं कि वो इस प्रोसेस को जल्दी क्लियर नहीं करना चाहते। तो बट नॉनदलेस जो आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, मेजर क्या इन्वेस्टमेंट है ही सिस्टम की, मीटर रिप्लेसमेंट की क्या कॉस्ट है, वो तो आप वैसे भी कस्टमर ने डायरेक्ट वापडा या के इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को ही देना है ना, बिल्कुल। वो कंपनी को तो देना भी नहीं होता। जो मीटर रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो प्रोसेस होता भी सेपरेट है, उसके कोई चार्जेस भी नहीं होते, उसकी जो फाइलिंग वगैरह के या उस एंड पे उसको कोई वैसे सेपरेट चार्जेस नहीं होते। बट मीटर रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो तो कस्टमर ने कंपनी को जमा करवानी है, जो भी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, और वो भी तब करानी है जब मीटर का डिमांड नोटिस निकलता है। तो जो आपने पेमेंट करी होती है सिस्टम की वो तो आपके लग चुका होता है, आपका मामला तो क्लियर हुआ होता है। बाकी अब आपने वेट करना है, तब जब तक आपका मीटर नहीं लगता फुल कैपेसिटी पे सिस्टम को, तब तक नहीं ऑन किया जा सकता। नेट मीटर नहीं कर सकते, बाकी सेल्फ कंज्यूम आप उस सिस्टम को भी कर सकते हैं। तो बड़ा क्लियर कट सा फॉर्मूला है, अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जो कंपनीज ये मेल प्रैक्टिस है फंड्स को आप इसमें अगेन वो जो हम लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेशन की बात करी थी और थोड़ा इनोवेशन की बात करी थी, ये वो भी फ़र्क है कि ये जो इंस्टॉलर्स हैं मोस्टली थोड़ा सा लैग करते हैं इन चीज़ों के ऊपर भी। वो अभी भी वैसे ही चलते हैं कि गेट पास काट लो, तुम वेल्डर को फ़ोन पे कह दिया तुम इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, कोई शीट्स नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर्स नहीं रखे हुए कि अगर मेरी 15 से 20 साइट्स एक साथ चल रही हैं तो उसको मैनेज कौन कर रहा है। वो एक ही ओनर खुद ही लगा हुआ है बेचारा, और वो कभी इधर फ़ोन घुमा देता है तुम उधर चले जाओ, आज इलेक्ट्रीशियन को वहाँ से बुलाओ उधर भेज दो। तो एक बंदे का काम जिसका 2 दिन में होना था उसको ही 10-10 दिन 15-15 दिन लग रहे हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं और इसमें उनकी लैक ऑफ नॉलेज है मोस्टली जो मैटर कर रही है ना, कि आपको खुद ही नहीं पता कि किस तरह आपने प्रोजेक्ट मैनेज करने हैं। आप बस एक खड़ा उड़ी में कभी 10 प्रोजेक्ट आ गए, कभी एक भी नहीं है तो फारिग बैठे हुए हैं, तो कभी बस 15-20 आ गए, वो और डिले हो गए। छोटी छोटी चीज़ें, किसी की वाईफाई डिवाइस लगानी है भूल गए, मंगा के भी रखी हुई है, लगाई 2 नहीं, हफ्ते गुजर गए, पैसे भी नहीं आए, आपने अपने भी पैसे रुकवा लिए और लगाई भी नहीं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपकी लैक की वजह से आप ही को नुकसान पहुँचा रहा है। और मार्केट में अगर आप अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि कोई एक ही काम है ना, मैंने पेन उठा के इधर रखना है, मैं फेंक भी सकता हूँ, मैं आराम से भी रख सकता हूँ। तो देखें लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इसने प्रोफेशनली काम किया और ये बंदा बस ऐसे ही पेल वेल के चला गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो होता है लैक ऑफ कैपेसिटी, एक होता है लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर। जो फर्म रन कर रहे हैं, जो कंपनी रन कर रहे हैं, उनको बहुत से को नॉलेज ही नहीं है करना क्या है, बहुत से के पास कैपेसिटी नहीं है, बहुत सारे इनएक्सपीरियंस्ड है वो इन बातों को, फिर बहुत सारे नॉन अनप्रोफेशनल लोग हैं जो इन बातों को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। उनका ख्याल है वैसे भी चल रहा है, चला के रखो। और बहुत सारों के पास कैपेसिटी भी नहीं है, बहुत सारों को ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत तो सबको ही होती है, काम अच्छा कर जितना अच्छा कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी मार्केट ही की बात नहीं है, ये तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। हर कंपनी जो अपने डोमेन में ऑपरेट कर रही है वो अगर अच्छे से अच्छा ऑपरेट नहीं करेगी, एज़ एफिशिएंटली एज़ पॉसिबल नहीं ऑपरेट करेगी, तो फिर ड्यूरिंग टफ टाइम्स वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और फिर उसकी जो उसका सर्वाइवल रेट होता है वो कम हो जाता है।
क्योंकि वो इनएफिशिएंट मेथड्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। जब क्रंच टाइम आता है तो फिर इनएफिशिएंट मेथड जो होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो बेयर करना मुश्किल हो जाती है। एफिशिएंटली चलेंगे तो आप ज़्यादा देर चल सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो की तरफ अगर हम आए जो हमने बैकग्राउंड में चलाई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफ-ग्रिड सिस्टम है। ऑफ-ग्रिड सिस्टम को ऐसे रन किया गया है कि इसमें मैक्सिमम बैटरीज लगाई गई हैं, होम को भी एफिशिएंट किया गया है। और पाकिस्तान की वीडियो नहीं है, पाकिस्तान से बाहर की है, बट नॉनदलेस बैकग्राउंड में रन करने का मकसद ये था कि बैटरी सिस्टम्स आर एक्सट्रीमली फीजिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाकिस्तान की हद तक ही नहीं, पूरी दुनिया में बैटरी सिस्टम्स लग रहे हैं। ऑफ-ग्रिड सिस्टम्स जो है वो बैटरी बेस्ड ही होते हैं, और बैटरीज़ में आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी लाइफ अब अच्छी खासी है, जो उनकी ROI से कहीं ज़्यादा टाइम में आपको उनकी लाइफ होती है। तो अब अगर आप चाहें कि ROI एक दिन में निकला है और लाइफ 100 दिन हो, तो ये तो कस्टमर की डिमांड हो सकती है। टेक्नोलॉजी अभी इस लेवल पे तो नहीं है ना कि एक दिन की ROI 100 दिन की लाइफ हो, बट कंपैरेटिवली बहुत स्टैंडर्डाइज फीचर्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, BMS अवेलेबल हैं, ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर्स, सोलर चार्जर्स, प्रोडक्ट्स नेचुरली अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी मार्केट में अभी इन प्रोडक्ट्स का एक सेक्टर है जो नहीं आया। पाकिस्तान में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, नो हाउ बढ़ेगी, पाकिस्तान में नॉलेज बढ़ेगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट्स भी आएंगी यहाँ पे, और ये पुरानी प्रोडक्ट्स फेज आउट करेंगी। पाकिस्तान की भी डिमांड उसी प्रोडक्ट से पूरी नहीं हो रही, तो नई प्रोडक्ट ला के किसी ने क्या करना है। पाकिस्तान की जो कैफियत है, जो प्राइस की इंस्टेबिलिटी है, वो कस्टमर को फोर्स कर देती है कि वो थोड़ा 4 दफ़ा सोचे सिस्टम लगवाने से पहले, जबकि हालात ये होने चाहिए कि नई प्रोडक्ट को कस्टमर को अडॉप्ट करते हुए 2 दफ़ा भी नहीं सोचना पड़ना होना चाहिए। उसका एक मेन मैकेनिज़्म यही होता है कि फाइनेंसिंग फिजिबिलिटी आप अवेलेबिलिटी कर दें लोगों के पास, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट के बगैर वाले आप फाइनेंसिंग फैसिलिटी कर दें, लोगों के पास अवेलेबल कर दें। उससे लोग खुद ही अडॉप्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को फीजिबल रहता है कि वो बजाय इसके कि एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को एडजस्ट करवा के वही सेविंग्स जो हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच कैन बी ए सोलर सिस्टम। हमने ऑस्ट्रेलिया की हद तक देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी सेल्स होती हैं, सेल्स पिच होती ही ये है कि $200 का आपका मंथली बिल है, तो आपका बिल हम $50 करवा देते हैं। जो $150 आपकी सेविंग हो रही है वो आप सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट कर दें, $150 से आपका एसेट बन जाएगा। जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने जितना भी सिस्टम लगवाया होगा, आपको एक्सटर्नली पैसे ला के नहीं देने पड़ेंगे। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा था, आप उसी के थ्रू अपना एसेट बना रहे होंगे। तो ये एक बड़ी ईजी सेल पिच होती है, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है, और सिर्फ सेल पिच ही नहीं होती, इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। कस्टमर का फ़ायदा ये है कि एक्सटर्नली उसको कोई पैसे नहीं ला के देने पड़े, और कुछ साल बाद उसका एक एसेट बन गया जो कि इन द कमिंग ईयर्स पर उसको उतने की सेविंग करके दे रहा होगा। और कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि उसने सोलर टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को भी प्रमोट किया, और कंपनी की सेल भी सिक्योर हो गई। पाकिस्तान की हद तक आप देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग जो अवेलेबिलिटी है वो पीछे बहुत सारे ऊँच नीच आई हैं, और लोन्स अप्रूव भी नहीं होते रहे। रेजिडेंशियल लेवल में कस्टमर्स की बात करें, स्टेट बैंक की पॉलिसी में भी ऊँच नीच आई थी। तो पाकिस्तान में डिस्करेजिंग सिनेरियो है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को बहसीत खुद ही नुकसान होगा। बाकी इंडस्ट्री, बाकी इंटरनेशनल ग्लोबल जो मार्केट है वो तो अपने एंड पे चल ही रही है, प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बाकी ग्लोबल इंडस्ट्री को भी जा रहा है। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है, ये मौका है कि वो अपनी इंडस्ट्री डेवलप करे, लोकल सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, जिसके थ्रू सोलर इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है एज विद रिगार्ड्स टू सोलर प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट आप ज़रूरी नहीं है US को करें, आप अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और ईरान और बाकी ये जो सेंट्रल साउथ अफ्रीका के सारे कंट्रीज़ हैं वो आपसे बड़े, अफ्रीका के सारे कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत एडॉप्शन है। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, मार्जिनल उसकी प्राइसिंग हो, आपको ये फ़ायदा तो है ना कि आपके PKR की जो आपको लेबर पड़ती है, जो आपको बाकी चीज़ें वो कितनी कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये देखें ना, सोलर सिस्टम की जो इंस्टॉलेशंस हैं, ये नॉलेजेबल कस्टमर होने की वजह से लोग DIY डू इट योरसेल्फ मॉडल पे कर लेते हैं। पाकिस्तान की हद तक कोई बात बताने को राज़ी ही नहीं है कोई, इस सिस्टम में होता क्या है। ऑपरेशंस की बात क्लियर बताने की कोशिश नहीं करते, लगाने तो बात की बात है कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो खैर गलत प्रैक्टिसेस है, डिस्करेज करना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। कोई और एडिशन है आपकी तरफ? बस मेरा ख्याल है आज इसको क्लोज़ करें, नेक्स्ट वीडियो को और एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल बनाते हैं। बाकी आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब की तरफ भी थोड़ा गौर करें, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब करते रहा करें। बाकी मेरा ख्याल है क्लोज़ करते हैं आज इसको इसी नोट पे। ठीक, थैंक यू।